जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आगे रिकमेंड करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब देखिए, बिना समय गवाए हम पेपर शुरू करते हैं। इस पेपर का जो लेवल है बेटा, अब तक मैंने जितने ही पेपर करवाए उससे थोड़ा सा अलग है। तो आइए बिना समय गवाए, देखो सबसे पहले हमें सामान्य ज्ञान का ही पार्ट पूरा करना है। सामान्य ज्ञान में देखो, सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का सर्वप्रथम उपयोग होना पाया गया है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में बेटा कहीं भी नहीं पाया गया है, चाइना की सभ्यता में भी नहीं है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ध्यान रखना, सबसे पहले कांच का उपयोग होना पाया गया है। इसके बाद चलिए आगे। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ। देखो बेटा, बहुत पहले से आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, वहां के लोग काफी आंदोलन कर रहे थे। तो फाइनली 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद थी। अब देखो हैदराबाद, अब क्या है बेटा, अभी 2024 तक तो दोनों ही राज्यों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन उसके बाद क्या है बेटा, 10 साल के बाद तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद रहेगी और यहां की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वो क्या हो जाएगी? अमरावती। अमरावती। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो तेलंगाना राज्य है वो आपका कहां से बना है? आंध्र प्रदेश राज्य से बना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला 3, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉ का काम क्या है? तो देखो रॉ क्या है यहां पे बेटा। देखो रॉ का मतलब है, आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं पहले मैं। रॉ की देखो, सबसे पहले बात करें, रॉ की जो फुल फॉर्म है, रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एनालिसिस विंग। देखो रिसर्च एनालिसिस विंग, ये आपकी क्या है बेटा? रॉ है। देखो रॉ, ध्यान रखना, रॉ भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जासूसी करती है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई है और भारत की कौन सी है? रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग। आपने मूवी देखी होगी एक था टाइगर, जिसमें सलमान खान ने रोल किया था। वो किसका रोल किया था? एक रॉ के एजेंट का रोल किया था। तो ध्यान रखना, रॉ एक गुप्तचर एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जासूसी करती है। इसके बाद चलिए आगे। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्रों का अंकन किया? देखो एक्चुअली सबसे पहले बेटा सिक्कों पर मैं बताऊं, पृथ्वीराज चौहान ने सिक्कों पर बेटा हिंदू देवी देवताओं के का अंकन किया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू देवी देवताओं का अंकन किया था। उसके बाद क्या होता है बेटा? तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध के बाद क्या है कि उसमें पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक हार हुई और उसके बाद जो शासक है वो मोहम्मद गौरी बनता है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया बेटा कि जो सिक्के पृथ्वीराज चौहान के चलते आ रहे थे, आगे उन्हीं सिक्कों को कंटिन्यू किया। उसने सिक्कों पे ऐसा नहीं है कुछ चेंज करवाया। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि जो ज्यादातर जनसंख्या थी, ज्यादातर क्या सारी जनसंख्या थी यहाँ की, वो हिंदू थी। इस वजह से कोई विद्रोह नहीं हो जाए, बहुत बड़ा संकट नहीं आ जाए उसके ऊपर। तो इस वजह से उसने क्या है कि कंटिन्यू उन्हीं सिक्कों को किया और लक्ष्मी का चित्र भी अंकित करवाया गया। तो कौन है वो? मोहम्मद गौरी। लेकिन ध्यान रखना, राम और सीता का भी कई बार पूछा जाता है। राम और सीता का जो अंकन है वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। तो कई बार बेटा ये क्वेश्चन भी आ जाता है, किस शासक के टाइम पे राम और सीता का जो अंकन है वो सिक्कों पर करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अकबर। किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? देखो बेटा, प्राग ज्योतिषपुर की बात कर रहे हैं। देखो प्राग ज्योतिषपुर, ध्यान रखना, असम का नाम प्राग ज्योतिषपुर है। ध्यान रखना, असम का जो पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर है। क्यों है? क्योंकि यहां प्राचीन काल में ज्योतिष का काम बहुत ज्यादा होता था। तो उस ज्योतिष का काम की वजह से इसका जो पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर है। इसको ध्यान रखना, कामरूप भी कहा गया है प्राचीन समय में। क्या कहा गया है? कामरूप। तो कौन से राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की प्रेरणा से लेकर व्युत्पन्न किया गया है? देखो बेटा, अमेरिका से बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है एक तो अमेरिका से, ध्यान रखना बेटा।
दूसरी बात, जो संघीय शासन प्रणाली है, देखो वैसे हमारे भारत में आपका जो संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन देखो संसदीय और संघीय में फर्क क्या होता है। संघीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। तो हमारे देश में कौन प्रमुख है? प्रधानमंत्री। तो ये जो है ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश से ली है। कहां से ली है? ब्रिटिश से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश से क्यों? क्योंकि बेटा पहले ब्रिटिश ने ही राज किया है भारत पे, तो यहां पर जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय और जो राष्ट्रपति का पद है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। बेटा क्या ली गई है? समवर्ती सूची। तो बेटा ये 5-6 कंट्रियों से, किस किस कंट्री से हमने क्या क्या लिया है भारतीय संविधान में, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वो सारे के सारे आपको याद करने अच्छे तरीके से। इसके बाद चलिए आगे, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ? देखो बेटा किसके टाइम पे प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है वो निर्मित हुआ? देखो प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है, ध्यान रखना, ये शाहजहां के काल में निर्मित हुआ था। शाहजहां ने बनवाया था, जो कि हीरा और सोने से ही मिलकर बनाया गया था। लेकिन होता क्या है कि बेटा जो नादिर शाह है, ध्यान रखना, इसको जो मयूर सिंहासन है इसको नादिर शाह ले गया। आक्रमण किया था नादिर शाह ने भारत पे, तो इसको नादिर शाह ले गया। ध्यान रखना, बाद में कौन ले गया? नादिर शाह इसको ले गया। और ध्यान रखना इसे तख्ते ताउच भी कहा गया है। ठीक है, मयूर सिंहासन को तख्ते ताउच भी कहा गया है। शाहजहां की बात करें तो इनका जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। जैसे ताजमहल बनवाया वो इन्होंने ही बनवाया था। अकबर की बात करें तो बेटा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। हिंदी का स्वर्ण काल कौन सा है? अकबर का काल। जहांगीर की बात करें तो बेटा इनकी चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहा गया है? जहांगीर का। औरंगजेब की बात करें, हालांकि बेटा शुरुआत में औरंगजेब को संगीत से बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन बाद में संगीत से काफी प्रेम हुआ इनको, तो इसलिए औरंगजेब का जो शासन है, जो औरंगजेब का टाइम है, उसको संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है। इसके बाद बेटा चलिए आगे चलते हैं। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा गया है? देखो बेटा दक्कन का ताजमहल औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां की याद में दक्कन का ताजमहल है वो बनवाया। और ये कहां पर बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। कहां बनवाया बेटा? औरंगाबाद में बनवाया गया। इसको ध्यान रखना क्या क्या कहा गया है बेटा। इसको ब्लैक ताजमहल कहा गया है। देखो दक्कन का ताजमहल है, इसको काला ताजमहल कहा गया है, इसको काला ताजमहल कहा गया है, द्वितीय ताजमहल भी कहा गया है, और ताजमहल की फूहड़ता भी कहा गया है। फूहड़ता भी कहा गया है, जो कहां पे बेटा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा क्या? बीबी का मकबरा। ध्यान रखना, दक्कन का जो ताजमहल है उसे बीबी का मकबरा है उसको हम दक्कन का ताजमहल कहते हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा बेटा आपको ध्यान रखना है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसको बनवाया था। इसके बाद चलिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। बिल्कुल सही बात है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। ध्यान रखना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये लैगून है, ध्यान रखना, तटीय झील है। ये कौन से राज्य में है? ध्यान रखना, ये उड़ीसा में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में खारे पानी की झील है जो चिल्का झील है। देखो क्वेश्चन आए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओवरऑल बात करें, भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो आपको पता है कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद जो दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है, खारे पानी की झील। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? देखो बेटा, कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? देखो इसकी बात करें बेटा, सबसे पहले मानस राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका असम में है। ठीक है, कोंकण की बात करें बेटा, कोंकण ध्यान रखना, एक तो आपका महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाके आ जाते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो ये भी आपका ध्यान रखना, ये भी जैव रिजर्व है, ये भी जैव रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी भी जैव रिजर्व है जो लक्षद्वीप के पास में है, लेकिन ये
दिहांग और दिवांग ये आपका जैव रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन आओ, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? देखो बेटा, इसको 1972 कर लेना, और 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? 1972। इसके बाद चलिए आगे, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? देखो ये बेटा एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी इसके ऊपर दादा भाई नेहरू जी ने। तो सीधी सी बात है, संपत्ति के निष्कासन कौन हो गए? दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं हमारे यहां से कच्चा माल लेके जाते हैं और उसी कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाके और पक्के माल बना के लाते हैं, भारत में बेचते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा दामों में बेचते हैं। तो वो एक तरीके से उन्होंने बताया था किस तरीके से जो अंग्रेज हैं हमारे देश को लूट रहे हैं, क्योंकि यहां पर कच्चा माल ही बेच सकते थे, भारतीयों को पक्का माल बनाने की परमिशन नहीं थी, और परमिशन थी भी तो उस पर वो बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, जिससे कि माल है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था, इसलिए वो मार्केट में नहीं बिक पाता था। तो इसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, और ये सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध किससे बेटा? सती प्रथा। ध्यान रखना, सती प्रथा या पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहते हैं इनको, अग्रदूत भी कहते हैं। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो इसका जो राइट आंसर है, संपत्ति का जो निष्कासन है, इसका सिद्धांत बेटा किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो बेटा, बात करते हैं सबसे पहले भारत में जो पहली रेलगाड़ी सेवा है वो 1853 में चली, और आपकी मुंबई से थाने तक चली। लगभग 34 किलोमीटर का यह रास्ता था, और लगभग पहली बार में 400 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। अब बात करें बेटा उस टाइम, देखो 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था, जो उसके टाइम की ये बहुत बड़ी घटना है, जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी का आरंभ हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना, इन्होंने ही बेटा व्युत्पन्न सिद्धांत, और जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई उसके टाइम पे बेटा जो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आता है। 1857 क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन ध्यान रखना, 1857 की बेटा जो क्रांति हुई थी उसका जो मूल कारण था लॉर्ड डलहौजी की नीतियां थी। इन्होंने बहुत सारे काम अपने कार्यकाल में इसलिए की जिससे कि हमारे देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ध्यान रखना, इन्हीं की वजह से 1857 का क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो हुआ था। इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां लेके आए थे, जैसे कि एक तो गोद लेने की, जो राजा महाराजा गोद लेके कोई भी शासक बिठा सकते थे, वो खत्म कर दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो कि इनके टाइम पे घटी थी, और उसी की वजह से 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखो पहले कई बार आ चुका है, 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में, उस टाइम बंबई बोलते थे बेटा, कहां पे हुई? बंबई में। किसने की? एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कहां से आते थे बेटा? बंगाल से आते थे, कलकत्ता से आते थे। तो ध्यान रखना, कहां पे हुई? बंबई में हुई। गोकुलदास जो महाविद्यालय बेटा, उस महाविद्यालय में हुई थी। 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को हुई थी। एओ ह्यूम ने की थी। जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद चलिए बेटा आगे, एम के गांधी। देखो एम के गांधी का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखना, मोहनदास करमचंद गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गोविंद रानाडे थे। ये भी आ जाता है कई बार, गोविंद रानाडे थे। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी इसके बारे में बता ही दिया बेटा, दादा भाई नेहरू जी,
इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का। राजा राम मोहन राय के बारे में बता दिया था मैंने कि ये पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो यहां पर देखिए आपके बेटा जीके के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे साइंस के क्वेश्चनों की तरफ। अब देखो साइंस में पहला हो, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी विटामिन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? देखो बेटा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रक्त का थक्का ना बनने से निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए बेटा विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन के है। विटामिन डी हमें देखो बेटा धूप से मिलती है, और विटामिन डी की कमी से ही आपका कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको पहले सारे पेपरों में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। पौधों की पत्तियों का हरित वर्णक मौजूद, देखो पौधों की पत्तियों में जो हरित वर्ण है उनमें किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ध्यान रखना किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्लोरोफिल। इसके बाद चलिए बेटा आगे, अगला, खट्टे फलों संतरा नींबू में क्या होता है? देखो बेटा लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये मुख्यतः बेटा दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहां होता है? मुख्यतः दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें बेटा तो साइट्रिक अम्ल आपका संतरा नींबू इनमें पाया जाता है। तो इनमें जो मेनली पाया जाता है बेटा वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये बेटा आपका पोटेशियम और कैल्शियम के लवणों में, पोटेशियम और कैल्शियम के लवणों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं बेटा तो एसिटिक अम्ल ये भी आपका बेटा फलों के रसों में भी पाया जाता है। फलों के रस और जीव जंतुओं के मलमूत्र में भी पाया जाता है, के मलमूत्र में भी पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो खट्टे फलों में बेटा नींबू में सबसे ज्यादा ध्यान रखना साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा होता है बेटा? साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। देखो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, देखो क्लोरोफॉर्म क्या है? देखो क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा? ध्यान रखना ये एक कार्बनिक यौगिक है। ध्यान रखना ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफॉर्म का जो मेन काम है वो क्या होता है बेटा? जब आपके जैसे जो मेडिकल साइंस है बेटा वहां पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहां पे? जब शल्य चिकित्सा के लिए लेके जाते हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन वगैरह करने के लिए लेके जाते हैं। तो इससे क्या करते हैं? व्यक्ति को मूर्छित करते हैं बेटा। तो ध्यान रखना व्यक्ति को मूर्छित करने के काम आता है वो क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म होता है। अब दूसरा आता है बेटा इसका जो ऑप्शन है फ्रीओन। ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीओन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य काम है वो रेफ्रिजरेटर जो अपने वो होता है ना बेटा फ्रिज और प्रणोदक में काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फ्रीओन। देखो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल है इसका जो मुख्य है, देखो बेटा ये ध्यान रखना जो ग्लिसरॉल है आपने देखा होगा जो बच्चों के लिए आता है ना, जो तेल मालिश करने के लिए, तो ध्यान रखना ये त्वचा के लिए लाभदायी होता है। त्वचा के लिए लाभदायी होता है। और इसका जो मेन उपयोग है जो त्वचा के लिए वो बनाए जाते हैं बेटा, जितनी भी आपके मालिश करने के वो आते हैं औषधि, उनमें ध्यान रखना ग्लिसरॉल भी मिलता है। मार्स गैस की बात करते हैं तो मार्स गैस में कई आती हैं जिनमें मुख्य रूप होता है मीथेन का, जो कि कहां पे पाई जाती है बेटा? एक तो जहां दलदल वगैरह होते हैं वहां पाई जाती है। गाय की गोबर में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? CH4 या मीथेन गैस, मार्स गैस। और ध्यान रखना मार्स, मंगल को मार्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे CH4 की प्रमुखता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रीओन के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और प्रणोदक में किया जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? देखो बेटा गेहूं की बात करें, गेहूं में ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट तत्व है वो आपका ज्यादातर अनाजों में ही पाया जाता है। दालों में, हालांकि दालों में ध्यान रखना बेटा लौह तत्व भी पाए जाते हैं और खूब पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो दाल होती है वो मुख्यतः प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन। सेब है आपका बेटा, सेब में आपका ध्यान रखना लौह तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सेब में सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है, हालांकि इनमें भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सेब में। संतरे में मैं अभी बता चुका हूं साइट्रिक अम्ल है जो कि संतरा और नींबू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका ध्यान रखना। दाल की बात करें बेटा सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स है,
गेहूं और जो भी आपके खाने के अनाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट के हैं, ठीक है। और इसके बाद संतरा और नींबू का मैंने अभी बताया था, इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं तो देख सकता है, दूर की नहीं। देखो पास की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की नहीं, तो वो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन यदि इसका उल्टा कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका दूरदृष्टि रोग होता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जो पास की वस्तुएं देख ले दूर की वस्तुएं नहीं देख पाए उसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है और इसके निवारण के लिए जो है वो उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो अवतल। दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा क्या बेटा, उत्तल लेंस होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करता है। देखो बेटा, स्टेथोस्कोप, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो कान में लगाने वाला रहता है ना, उससे आपकी दिल की धड़कन चेक करता है, तो वो स्टेथोस्कोप होता है और उसका जो चिकित्सक है वो रोगियों की जांच के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला, मानव के लिए उपयोगी कीट नहीं है। देखो बेटा, मधुमक्खी बिल्कुल है भाई, शहद के काम में आती है, शहद मधुमक्खियों से मिलता है। रेशम कीट से मिलता है बेटा, लाख कीट से लाख मिलता है। तो ध्यान रखना, जो पेडीवेविल है, धान धुने, ये मानव के लिए एक बिल्कुल भी उपयोगी कीट नहीं है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के द्वारा, देखो जल का जो अवशोषण है बड़ी आंत के द्वारा, जल का जो अवशोषण है बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बाकी जो भी है, वसा है, विटामिन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे काम है वो छोटी आंत के द्वारा किए जाते हैं। तो पाचन तंत्र में बड़ी आंत का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो कि जल का अवशोषण करने के काम में आती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके, देखो बेटा अगला क्वेश्चन आओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार से प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है। तो देखो बेटा, यह किस नाम से जाना जाता है, आपका क्वेश्चन है अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है और यह आपका किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है आपका, यह है चूना जल, लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, किस नाम से जाना जाता है बेटा, लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका क्या हो गया, चूना जल हो गया, लाइम वाटर हो गया। इसके बाद चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रीपर, ग्रीनरी, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक जो हरे रंग का पदार्थ है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्लोरोफिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः पृथ्वी का जो तापमान है बेटा उसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है जो मुख्य, एक तरीके से कहूं बेटा, केवल आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस है तो ध्यान रखना मुख्य ग्रीन हाउस गैस, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कौन सी है, ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। हीलियम ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हीलियम। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीलियम। केल्विन किसकी इकाई है, देखो बेटा विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है, ठीक है, बल्कि आपकी न्यूटन है या डाइन है। तापमान बेटा ध्यान रखना केल्विन है, सेल्सियस है, रूमर है, ये जो सारे हैं ये टेम्परेचर मीटर है, ध्यान रखना। तो केल्विन किसकी इकाई है, तापमान की इकाई है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है, बैक्टीरिया, फंजाई, पक्षी, वायरस। देखो ये इन्फ्लुएंजा आ गया यहां पे, ये होगा तो वायरस एक तरीके से, लेकिन इसको ध्यान रखना बेटा बर्ड फ्लू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, जो मुख्यतः किसमें होती है, ये पक्षियों में होती है, बर्ड्स में होती है। तो ध्यान रखना एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू ही है बेटा, बर्ड फ्लू को ही हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो ये
किसमें होती है? पक्षियों में होती है मुख्यतः बीमारी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहते हैं? स्थल मंडल में बेटा पूरा अपना आ जाता है स्थल मंडल, जलमंडल में पूरा आपका जो समुद्री भाग है जलमंडल है वो जलमंडल में आता है, वायुमंडल में पूरा आता है, जैव मंडल में। देखो जैविक वस्तुओं का जो संगठन है उसको हम ध्यान रखना बायोस्फीयर बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना बेटा, कंप्लीट साइंस का भी पोर्शन हो गया है और जीके का भी हो चुका है। अब चलते हैं हम मैथमेटिक्स की तरफ। देखो मैथमेटिक्स में सबसे पहला, मोहन और सोहन किसी कार्य के एक हिस्से को क्रम से 20 दिन और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन ने अकेले कार्य आरंभ किया, उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी कार्य पर शामिल हुआ और कार्य समाप्ति तक कार्य पर रहा। तो बताइए कार्य कितने दिनों तक चला? देखो सबसे पहले बात करें बेटा मोहन की, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया 60। मोहन की बात करें 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। सोहन की बात करें 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। मोहन ने अकेले कार्य आरंभ किया, 4 दिन पश्चात सोहन भी आ गया। मोहन ने काम किया, 4 दिन काम किया मोहन ने, एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में 12 काम। 4 दिन बाद सोहन भी काम पे आ गया, तो अब काम किसने किया है? मोहन और सोहन ने काम किया है। अब देखो बेटा 12 काम हो चुके, दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? मोहन और सोहन 8 काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब 12 काम हो चुके हैं बेटा, तो काम कितने बचे? 60 में से 12 गए तो 48 काम बचे, और 48 काम मोहन और सोहन ने किए, और मोहन और सोहन दोनों एक दिन में 8 काम, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे बेटा? 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 6 दिन में। तो अब कुल समय पूछा है बेटा, कार्य कितने दिनों तक चला, तो कुल समय बेटा पहले कितने दिन चला है काम? 4 दिन, और उसके बाद काम चला है 6 दिन, तो कितने दिन चला है काम? 10 दिन। यदि यह पूछता कि शेष कार्य को दोनों ने कितने दिन में पूरा किया है, तो बेटा शेष कार्य को दोनों ने कितने समय में पूरा कर दिया है? शेष कार्य की बात करें तो 6 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कांटे कौन सा निर्माण करेंगे कोण का? देखो बेटा कोण थीटा, कोण का फॉर्मूला होता है 11m-60h बटा में 2m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर्स, और थीटा का मतलब है कोण आपका। अब एक बात बताओ, थीटा बराबर 11m-60, m कितने मिनट? 40 मिनट, h 4 आ गया, तो बेटा थीटा बराबर 11 गुणा में 40 करो माइनस 60 गुणा में 4 करो बटा में 2। कितना आ गया बेटा? 440 माइनस 240 बटा में 2, या आ गया 200 बटा में 2। कितना आ जाएगा ये बेटा? 100 डिग्री का। तो कितने डिग्री का कोण निर्माण करेगा? 100 डिग्री का। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है हमें। 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा है, तो ध्यान रखना इसका सीधा फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11m-60h बटा 2। देखो ये रीजनिंग में भी है घड़ी का चैप्टर, तो आपके लिए बेटा यहां से भी अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना एंगल का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो थीटा बराबर होता है 11m-60h बटा 2। 11m मतलब मिनट, h मतलब आवर्स, कितने घंटे हो गए। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। समीकरण में दोनों जगह x है, तो बेटा क्या आना चाहिए? तो देखो बेटा क्या आना चाहिए यहां पे, x बटा √81 बराबर 625 बटा में x, ये अंडर रूट है। x बटा ये 9 का हो गया, ये 25 का हो गया, x का गुणा x से करो, 25 गुणा 9 x स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर कितना आ गया? 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक व्यापारी 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव के 26 किलोग्राम चावल, अन्य किस्म वाले 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 30 किलोग्राम चावल, इनको वो मिला लेता है और मिश्रण को 35 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बेटा देखो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बात बताओ, 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम है, तो इनका क्रय मूल्य क्या हो गया? 25 गुणा 26। 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम है, इनको जोड़ो, 650 ये हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा, 1850। क्रय मूल्य 1850, और विक्रय मूल्य की बात करूं तो बेटा इनको मिला दिया, 35 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। 35 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। कितने किलो माल है? 25
26 किलो ये है, और 26 किलो के बाद बेटा ये कितने किलो है, 30 किलो। तो कितने किलोग्राम है बेटा, 56 किलोग्राम है। अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है बेटा 35 गुणा 56। अब आप एक बार बेटा 35 गुणा 56 करके देखो कितना आ रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। 35 गुणा कितना करना है हमें, 56। तो बेटा ये आएगा आपका 1960। अब आपने खरीदे कितने के, 1850 के, बेचे 1960 के, तो आपको लाभ कितने का हुआ बेटा, 110 का लाभ हुआ। कितने पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 1850 है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100। इसको बेटा सॉल्व करके देख लेना, और सॉल्व करने पर मेरे हिसाब से देख लेना बेटा, कैलकुलेशन करके देख लेना, 5.94% इसका आंसर आना चाहिए। जो भी होगा वो आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना करके बेटा। एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणा 70 मीटर है, एक आदमी 5 बार परिक्रमा करता है। देखो ये आयताकार मैदान है बेटा, ये 90 मीटर है, और ये कितना है बेटा, 70 है। ये 90, ये 70। आगे क्या कह रहा है वो, कि एक व्यक्ति इसकी 5 परिक्रमा करता है तो कुल कितनी दूरी तय करता है। एक बात बताओ बेटा, एक चक्कर में तय दूरी, तो इसके परिमाप के बराबर, और परिमाप क्या, देखो ये प्लस ये प्लस ये, तो आयत का परिमाप 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 90 प्लस 70, तो 2 गुणा में 160 मतलब 320। एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा, 320। तो हमें बताना है बेटा 5 चक्करों में तय दूरी। तो 5 चक्करों में तय कितनी हो जाएगी दूरी बेटा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, 320 मीटर, तो 5 में कितनी करेगा, 1600 मीटर। कितनी करेगा, 1600 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 1600 मीटर आ जाएगा। ध्यान रखना आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई आपकी 70 मीटर है, तो 90 और 70 160 हो गया, गुणा 2 का करेंगे 320 हो जाएगा बेटा। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु, इधर देखो बेटा, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र कितने के हैं बेटा, 50 वर्ष के। 10 वर्ष बाद, देखो 10 साल बाद, मैं 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कर रहा हूं बेटा। आज 50 है, एक की 10 बढ़ेगी, तो 2 की कितनी बढ़ जाएगी, 20। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, योगफल कितना हो जाएगा, 70। लेकिन 10 साल बाद अनुपात दिया है, पिता और पुत्र का अनुपात, पिता और पुत्र का 10 साल बाद अनुपात दिया है 5:2, तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में होगी। तो बेटा देखो पिता की आयु निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना अनुपात है 10 साल बाद का, तो आयु भी ध्यान रखना 10 साल बाद की निकल के आएगी। अब 10 साल बाद दोनों की आयु कितनी है बेटा, 70। यहां दोनों की आयु कितनी है, 5 और 2 7। पिता कितने साल का है, 5, तो पिता आ गया बेटा 50 साल का, और पुत्र आ जाएगा कितने का, 20 साल का। लेकिन ये 50 और 20 आयु कब की आई है, 10 साल बाद की आई है। 10 साल बाद पिता 50 साल का होगा, पुत्र 20 साल का होगा, तो आज कितने के हो जाएंगे बेटा, ये 10 घटा दो, ये 10 घटा दो, 40 और 20 हो जाएंगे। तो 40 और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। देखो आयताकार उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो होता है बेटा लंबाई गुणा में चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर। चौड़ाई कितनी है, 50। देखो ध्यान रखना बेटा 50 ये लंबाई या चौड़ाई जो भी है, वैसे लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है अमूमन, ठीक है। तो 50 गुणा में x मान लो उसको, और ये कितना है 300, तो x बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखो बेटा दो चीजें, एक तो ये त्रिभुज है, क्या देखो बेटा ये त्रिभुज है आपके पास। यदि मैं इस त्रिभुज के ए बी सी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 है, ये आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण। और यहां पूछा है आपसे आंतरिक को, देखो जब आपके पास क्लियर नहीं दे रखा तो आंतरिक कोण ही पूछे, आंतरिक कोणों का योगफल 180 है। लेकिन मैं जब बात करूं बेटा इसकी और इसकी बाहरी कोणों की बात करूं, तो ध्यान रखना बाहरी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा बेटा। कितना होगा, 360 डिग्री। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है,
180, तीनों आंतरिक कोणों की बात कर रहा है तो भी 180, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए बाहरी कोणों का योगफल कितना है तो बाहरी कोणों का योगफल 360 होगा। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 है और लाभ प्रतिशत 33.1/3 है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, क्रय मूल्य घड़ी का मान लिया 100, लाभ कितना है 33.1/3, या मैं कहूं बेटा 100/3 है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। फिर एक बात बताओ बेटा, खरीदी आपने 100 में, लाभ कितना है 100/3, 3 इधर आ जाएगा, खरीदी 300 में, लाभ 100 का हो गया, बेची कितने में 300 प्लस 100 कितने में बेची बेटा 400 में। अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, वैल्यू सिस्टम लगा देंगे डायरेक्ट। विक्रय मूल्य कितना है आपके पास 3200, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य बेटा कितना आ जाएगा 400। देखो सीधा सा है, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। आपके पास विक्रय मूल्य 400 आ गया, क्रय मूल्य कितना है बेटा 300 है, तो गुणा 300 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 8, 8 दिया कितना आ जाएगा बेटा 2400 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। देखो एक व्यक्ति है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। 5 मिनट में बेटा कितने सेकंड है, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए बेटा 300 सेकंड। 300 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करता है। चाल बराबर क्या होगा बेटा दूरी बटा समय, और ध्यान रखना दूरी कितनी है 600 मीटर और समय कितना है बेटा 300 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये 2 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा हो जाएगा 18/5 का, 18 दूनी 36/5, 5 का भाग दे दो बेटा, 5 फत्ते 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना हमें सेम में कन्वर्ट करना है इनको। 600 मीटर है तो समय को सेकंड में करेंगे, 5 मिनट में 300 सेकंड हो गई। 600 मीटर है तो 600 बटा कितना आ गया बेटा 300, 2 मीटर पर सेकंड आ गया, उसकी चाल कितनी हो जाएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। अगला 9 की पावर 3/2 का मान। देखो 9 की पावर 3/2 का मान, 9 को लिखूंगा बेटा 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा स्क्वायर, अब पावर का गुणा कर दो, 2 3 की पावर 3 कितना आ गया 27 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार। 9 की पावर 3/2 है, 9 को लिखूंगा बेटा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिखा, 2 गुणा 3/2 हो जाएगा, तो उसके बाद सीधा आंसर इसका निकल आएगा। एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का मान तथा कोण बी का मान, तो कोण सी का मान होगा। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसा करना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है। कोण ए का मान है 71 डिग्री, ठीक है, इसको कर लेना बेटा कोण ए को 71 डिग्री, और जो कोण बी है मैं इसको करवा देता हूं, कितना करवाएं इसको, कोण बी का मान करवा देते हैं बेटा 43 डिग्री कर लो। तो कोण सी का मान मैंने बताया कोई भी त्रिभुज है तीनों कोणों का योगफल 180, एक 71 है दूसरा 43 है, सी ज्ञात करना है 180। जोड़ो एक बार, 3 और 1 4, 7 4 11 प्लस कोण सी बराबर 180, सी बराबर 180 माइनस 114, और ये कितना आ जाएगा बेटा 66 डिग्री आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 66 डिग्री आ जाएगा। आगे, एक घर को 60 दिनों में बनाने के लिए एक ठेकेदार ने 210 आदमियों को काम पर लगाया। काम शुरू करने के 12 दिन बाद, देखो 210 आदमियों ने काम किया, 60 दिनों में काम करना था लेकिन 12 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो 60 में से 12 दिन घटा दो, ठीक है। कितने दिन काम किया 48। मान लो कोई भी एक काम है, W बराबर MDH पे कर रहा हूं मैं। काम शुरू करने के 12 दिन बाद 70 आदमी काम पर और बुला लिए। पहले बेटा 210 आदमी थे, अब 70 आदमी और आ गए, तो काम को D2 दिन में पूरा करेंगे। तो अब शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, दिनों की संख्या ऊपर घटेगी, क्योंकि जितने दिन बाद की बात करेगा उतने दिन बाद की बात करेगा बेटा, तो दिन घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नीचे व्यक्ति आ रहे हैं तो जोड़ देंगे और जा रहे हैं तो घटा देंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो 210 गुणा 48 बटे में 280, 0 से 0, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 से 12 और 12 तिया 36 दिन। तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 36 दिन में पूरा हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ये बेटा देखो शंकु है, ये इसकी ऊंचाई है h,
एच कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या आर बराबर कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर। एल पूछिए, त्रिज्या पूछा है एल, तो देखो बेटा एल क्या होगा, एल देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर एल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो एल का मान कितना आ गया बेटा 5 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 5। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, जो गोले का क्षेत्रफल है कितने वर्ग सेंटीमीटर है ये इसमें दिया नहीं है, तो इसको मैं बेटा थोड़ा सा चेंज करवा देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करवा देता हूं मैं। इसमें क्या आएगा, एक गोले का क्षेत्रफल दे रखा है इसने 3844 कर लो बेटा, 3844 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये 3844 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो पाई कर लो बेटा 3844 पाई। तो 3844 पाई से पाई काट दो बेटा, आर स्क्वायर बराबर 3844 बटा 4, 4 से काटेंगे बेटा तो देखो 4 नाम 36 हो गया, ठीक है 4 नाम 36, 4 छक्के 24 हो रही है। आर स्क्वायर बराबर 961 का अंडर रूट, तो ये किसका है बेटा 31 का है। तो ध्यान रखना उसकी जो त्रिज्या है आर बराबर कितनी आ जाएगी 961 आ जाएगी। 961 का अंडर रूट, 961 का अंडर रूट कितना है 31। तो यहाँ पे देखो आपके ये मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आइए बेटा रीजनिंग के। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। टेलीविजन का टेलीकास्ट किया जाता है, रेडियो का ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रेडियो को प्रसारित किया जाता है। अगला 110, देखो बेटा यहां घटाओ, 11 कम हो गया, यहाँ 13 कम हो गया, हो सकता है आगे 15 कम होगा, 86 में से 15 गए, आगे देखो 17 कम हो रहा है बेटा, आगे देखो 19 कम हो रहा है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है। देखो 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या होगा, मंगल बुध और बृहस्पति होगा। 2 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 2 दिन बाद क्या है बेटा गुरुवार। तो 5 तारीख को गुरुवार है। इसी माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 19 तारीख से पहले मतलब बेटा चलो 19 तारीख को निकालें हम, तो सबसे पहले 19 में से 5 घटाओ, 14 दिन बचे, 7 का भाग 2, शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया तो गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आ जाएगा। यानी कि 19 तारीख को वापस से गुरुवार आ जाएगा। देखो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दिनों का डिफरेंस निकालते हैं और 7 का भाग दे देते हैं। और ध्यान रखना 7 का भाग देने के बाद यदि आगे का पूछा है डेट तो वहां पे शेषफल को जोड़ देते हैं, और यदि पीछे का पूछा है तो शेषफल को हम घटा देते हैं। तो 5 तारीख को देखो बेटा गुरुवार आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 2 दिन पहले सोमवार के 2 दिन बाद आती है 5 तारीख, तो आज सोमवार है तो मंगल बुध और 2 दिन बाद मंगल बुध के बाद आता है बृहस्पति, तो 5 तारीख को कौन सा वार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। 19, 5 से 19 14 दिन का अंतर हो गया बेटा, 7 का भाग देंगे, 0 शेषफल आया, गुरुवार में 0 जोड़ा तो गुरुवार ही आएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब गुरुवार 19 तारीख को है। 19 तारीख से पहले ठीक पहले 18 तारीख है, तो 18 तारीख को गुरुवार से एक दिन पहले क्या होगा बेटा बुधवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बुधवार। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान, देखो बेटा ए, देखो इस तरीके से ले रहा हूं बेटा मैं, इधर दाएं से और बाएं से, ए दाईं ओर से 11वें स्थान पे, ए दाईं ओर से 11वें स्थान पे, सॉरी ए का स्थान एक पंक्ति बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, ए का स्थान 11वां है। आगे का कह रहा है बेटा ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान 10वां है, तो मान लो यहां बी है और बी का स्थान कौन सा है 10वां है। यदि आपस में ये बदल जाए, यानी ए यहां आ गया और बी यहां आ गया, अब एक बात बताओ बेटा, ए यहां आ गया बी यहां आ गया, स्थान बदल जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है। ए बाईं ओर से कौन से स्थान पर आ गया 18वें स्थान पर आ गया। अब एक बात बताओ, इधर से ये 18वें स्थान पे और इधर से ये 10वें स्थान पे, तो बेटा कुल कितने हो गए, क्या करते हैं हम, दायां प्लस बायां माइनस 1, तो दायां और बायां कितना हो गया बेटा 18 और 10 माइनस 1, 28 माइनस 1 कितना आ गया 27 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा 27। राइट आंसर क्या आ जाएगा 27। देखो ए की बात करें बेटा, ए इधर से 11वां है और बी इधर से 10वां है, स्थान बदल रहे हैं, ए यहां चला जाए और बी यहां आ जाए, तो बेटा ए 18वें पे इधर से 10वें पे आ गया, 18 और 10 28 माइनस 1 कर देंगे 27 आ जाएगा।
इसके बाद आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, हमें देखना है क्लासिफिकेशन से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो इसका देखो फिक्शन की बात करें बेटा, फिक्शन देखो क्या है आपका, FICTION, तो ये सारे शब्द होने चाहिए, FICTION बिल्कुल बनेगा बेटा ये। एक्शन की देखो ACTION बिल्कुल बन रहा है ये भी। इसके बाद देखो नेशन NATION, तो देखो NATION, अब एन यहां दूसरी बार नहीं है, ध्यान रखना एन एक ही बार है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर यही है। तो यहां पर बेटा देखिए आपका ये पेपर खत्म हो चुका है, काफी अच्छा पेपर था, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कितना स्कोर है। इसके बाद बेटा अगले पेपर मिलते हैं।